गुरुजी एक बात बताइए, बिजनेस के लिए आपकी क्या टिप्स है इस पर? ज्योतिष बिजनेस अगर अच्छा करना है किसी को, जो हर बंदे के लिए कंफर्टेबल हो, मतलब हर कुंडली के लिए परफेक्ट हो कि यार ये तो सबको करना ही चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, मुझे किसी ने बताया था सूर्य को जल तो देना ही चाहिए, आपका राशि का सूर्य जो है वो ठीक होता है उससे। मुझे नहीं पता ठीक है या नहीं है, बट मुझे लगा इससे कोई दिक्कत नहीं है तो मैं कर रहा हूँ। तो इसके बारे में गुरुजी बताइए। राहुल जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होता है उसका मुहूर्त। बिजनेस को स्टार्ट करने अगर कोई न्यू बिगनर एकदम जो है स्टार्ट करना चाहता है तो मेरी उसको यही सलाह रहेगी कि सबसे पहले तो भैया मुहूर्त जो है वो एकदम परफेक्ट लेके ही स्टार्ट कीजिए। ज्योतिष में हम लोग जो है मुहूर्त का इसलिए विशेष मानते हैं क्योंकि कई चीज़ें जो हैं मुहूर्त के अनुसार नहीं हो तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक नहीं जाती है। तो बिजनेस पर्टिकुलर जो भी बिजनेस करता है वो यही चाहता है कि हमारा बिजनेस लॉन्ग ड्यूरेशन तक जाए। तो उसका सबसे पहला जो उपाय मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो इसके लिए है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए, कि भाई जब भी आप कुछ स्टार्ट करते हो, आप देखो बड़े बड़े जितने भी बिजनेसमैन हैं वो अपना काम जब भी स्टार्ट करते हैं तो मुहूर्त से ही करते हैं। इवन दैट के इसरो भी अपना रॉकेट लॉन्च करता है तो मुहूर्त से करता है। पहला तो ये रहेगा। सेकंड, अगर किसी का चल रहा है पहले से ही, मैं स्पेशली उनको इंडिकेट करूंगा जो छोटे व्यापारी हैं, हाँ। जिनकी पूंजी कम लगी हुई है बेचारों की और उनके पैसे अटक जाते हैं। हाँ, ये बहुत होता है कई बार। हाँ, बहुत होता है, पैसे अटक जाते हैं या लोन उनको लेना ही पड़ता है और फिर वो लोन जो होता है वो लंबा चलता है उनका। बिल्कुल। इस चीज का एक सॉल्यूशन होता है। मैं आपको एक छोटा सा मंत्र बता रहा हूँ, ओम अंग चित्त रथाय नमः। ये मंगल का उपाय है और ये कर्ज नाशक मंत्र। लाल आसन पे लाल चंदन की माला पे बैठ के लाल आसन पे बैठ के लाल चंदन की माला से ये मंत्र जाप करना है आपको। और प्रैक्टिकली मैंने खुद ने भी अपनाया हुआ है ये और बहुत कारगर है ये। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला हुआ है लोगों को। और ये चीज जो है ये पर्टिकुलर मुहूर्त में ही स्टार्ट होती है। उसके लिए आपको कुंडली के अनुसार कंसल्ट करना पड़ता है। मतलब किसी भी दिन इसको स्टार्ट नहीं कर सकते? नहीं, मेरा मन कर रहा है आज स्टार्ट करूं तो आज स्टार्ट नहीं करना भैया? ऐसा नहीं कर सकते लोग। कई बार क्या होता है, एक राहुल जी आपके चैनल से मैं ये भी संदेश देना चाहूंगा, लोग वार को जो है ग्रहों से जोड़ देते हैं। मंगलवार, शनिवार। मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि ज्योतिष में वार का मीनिंग जो है वो सेकंड या थर्ड ऑप्शन में आता है, क्योंकि उसका रीजन है। ये वार किसने बनाए हुए हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना जो है वो चलता है, मतलब ये अंग्रेजों का बनाया हुआ है। ओरिजिनली तो वो वार उस दिन है ही नहीं। सही बात है ना? तो हम लोग नक्षत्र पे काम करते हैं कि आज नक्षत्र किसका है, किस ग्रह का है, तो हम उस नक्षत्र के अकॉर्डिंग जो है, इसीलिए इंडिया के अंदर विक्रमी संवत चलता है। समझ गए? लेकिन गुरु जी आज के टाइम पे हम लोग बिल्कुल ये चीजें भूलते जा रहे हैं। मतलब मेरे बेटे को विक्रमी संवत कुछ नहीं पता। मतलब 9 साल की एज, 10 साल की एज हो गई है। आइडियली मुझे भी नहीं पता था जब मैं 10 साल की एज पे था। इसीलिए तो लोग सनातन धर्म पे और सनातन पद्धति पे ज्यादा जोर देते हैं। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी अब तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उसमें कोर्सेज अगर आप देखोगे, कोर्सेज की लिस्ट अगर आप देखोगे तो वो कोर्सेज आज की कोर्सेज से एकदम अलग है। और वो कोर्सेज जो थे वो डेली रूटीन में यूज आने वाले थे। आज आपको कई ऐसे टॉपिक्स होंगे जो यूजलेस दिखते हैं, हालांकि होगा। देखिए इस दुनिया में फालतू कुछ भी नहीं है। हर एक चीज का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए ही इस दुनिया में आई हुई है। ठीक बात है। तो कोई भी चीज अगर बनी हुई है तो कोई ना कोई रीजन होगा उसके कारण बनी हुई है। बट जैसे जैसे अब क्या होता है, अपभ्रंश भी बहुत होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जी, पहले जो होता था ना, आपको पता हो तो आदिवासी काल में चित्र पद्धति थी समझाने के लिए। अब तो वर्ड है, पहले चित्रों से समझाया जाता था। बिल्कुल। कई बार उसका इंटरप्रिटेशन जो होता है ना वो गलत हो जाता है। अब आपने किसी को भाला लिए हुए किसी के पीछे भागते हुए देखा है तो आप उसका इंटरप्रिटेशन यही लगाओ तो मारने के लिए ही निकला। हो सकता है वो उसके पीछे पीछे भाग रहा हो, साथ के ही हो दोनों दोस्त। बात तो सही है। आपने मुझे भी बोला तो मेरे को भी यही लगा भाई मारेगा ये तो। हो सकता है दोनों साथ के ही। बिल्कुल, है ना? इंटरप्रिटेशंस का और यही होता है।
हर साल आप देखोगे महाभारत के ओरिजिनली कितने श्लोक हैं और आज कितने श्लोक हैं, लाखों में चले गए महाभारत के श्लोक। क्यों? रोज एक नई चीजें निकाल के देते हैं। आप देखो रोज महाभारत से रिलेटेड नई कहानियां आती है मार्केट में। एक बार द्रौपदी ने ये किया, एक बार युधिष्ठिर ने ये किया, जबकि हमने बचपन में ये सब सुना ही नहीं था। अपभ्रंश भी होते हैं, कई बार अच्छी सीख भी मिलती है, कई बार खराब भी हो जाते हैं वो, कई बार मीनिंग जो होता है ना बात का वो खत्म हो जाता है। तो आपने जैसे कहा ना कि कई चीजें हमारी पद्धति की है हमें पता ही नहीं है, तो कई बार क्या होता है उसका मीनिंग जो होता है ना समझाने वाला भी मैटर करता है और समझने वाला भी मैटर करता है। अब होता है ना कि एक बंदा किराए के घर में किराए का घर लेने के लिए गया, तो उसने कहा कि हम लोग घर तो देंगे बट फैमिली के साथ देंगे। हाँ होता है, बहुत होता है। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है किराएदार, वो कह रहा है फैमिली तो मेरी है, मुझे तो घर चाहिए। ठीक बात है। दोनों अपनी जगह सही है बट दोनों को कहने का तरीका अलग है। वो ये कह रहा है कि हम घर देंगे बट फैमिली वालों को देंगे, वो कह रहा है फैमिली के साथ रहो। अब वो क्या कह रहा है, फैमिली तो मेरी कहीं गांव में है, फैमिली तो मेरे पास पड़ी है, मुझे तो घर चाहिए। फैमिली मेरी गांव में है जी, मैं रहूंगा यहाँ पे, जॉब तो नहीं है। अपभ्रंश हुआ ना, ये अपभ्रंश ही तो हुआ। ये क्या हुआ, ये दोनों वे में कम्युनिकेशन जो था ना वो सही तरीके से नहीं चला। समझने वाला और समझाने वाला दोनों की ही बात में फर्क आ गया। यही होता है आजकल स्टडी में, यही करते हैं। ठीक है। तो सेकंड आपने जो है मैंने आपको बताया कि अंग चित्तरथाय नमः नाम से आप मंत्र जाप कर सकते हैं जिससे कर्जनाशक का ये हो सकता है उपाय। एक पुरानी पद्धति है हमारे पुराने जो महाजन बही खाता, जैसे आप तो सीए हैं आपको ज्यादा पता होगा, महाजन बही खाते होते थे आपने। हाँ, वो लंबे लंबे खाते। महाजन लोग जो थे ना वो क्या करते थे, अपने गले में एक पोटली रखते थे। आपको याद हो तो क्या गले में भी पोटली रखनी अनिवार्य है? जबकि गल्ला तो खुद ही मेरे ख्याल से क्या होता है, जो एक आम आदमी के घर में है ना, जैसे कभी हम मंदिरों में जाते हैं, हमें खजाना मिल जाता है तो हम उसको बांध के गले में रख देते हैं। वो कहीं ना कहीं जो है ना लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी आगमन के लिए वो प्राय था। पहले जो लोग होते थे वो उस पे यंत्र बनाते थे। अच्छा। वो उस पोटली में जो है पैसे रखते थे ताकि दिन दुनी रात चौगनी ये बरकती करे। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो मैं जो नए व्यापारी है या जो पुराने व्यापारी है, छोटे व्यापारी है, उनको एक सलाह दूंगा कि अपने गले में जो है, अपने जो भी लॉकर जो है उसमें एक रेड कलर की पोटली जरूर रखें और इस पे श्री यंत्र बना के रखें। श्री यंत्र नॉर्मल भी आप पूछे, वैसे भी श्री यंत्र अगर आप पूछते हैं तो आपको लक्ष्मी प्राप्ति होती ही है। अच्छा। ठीक है। ये कुछ उपाय है ज्योतिष में। अब कहीं ना कहीं इसमें वास्तु भी इफेक्ट करता है। अच्छा। कुछ वास्तु को भी आपको लेके आना पड़ता है। वास्तु को नजरअंदाज नहीं कर सकते, वास्तु भी एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। वास्तु मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। उसका रीजन ये है, आप यूं समझो कि अगर किसी बंदे ने घर बनाया है तो वो कभी ये नहीं सोचेगा कि सिर्फ मैं रह लूं बस। वो क्या चाहता है कि मेरे आने वाली पीढ़ियां, आने वाली जनरेशन भी यहाँ रहे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वास्तु सुधारना, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां तक खराब हो जाएगी। कई बार होता है ना, एक ही घर में एक बंदा जो है वो अच्छी खासी बरकत कर रहा है, बहुत अच्छे से जा रहा है, बट उसकी नेक्स्ट पीढ़ी आई उसने खराब कर दी। ये तो एक स्टोरी है ना कि नेक्स्ट पीढ़ी जो है अगर आप उसको बहुत ज्यादा कंफर्ट दोगे तो वो पैसा खराब ही करेगी। एक स्टोरी भी है। कंफर्ट में अगर आप ऐसा कह रहे हो, हाँ। तो धीरूभाई अंबानी का बेटा मुकेश अंबानी और पैसे क्यों कमा रहा है? सेकंड जनरेशन है। और वहीं उसका दूसरा बेटा अनिल अंबानी, उसने कर दिया तबाह। हम किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, बट बता रहा हूं मैं आपको एग्जांपल। कंफर्ट तो बेचारे राहुल गांधी के पास भी खूब है, बट वो राहुल तो तबाह कर रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चल रहा है। कंफर्ट तो खत्म कर रहा है ना वो अपना। बहुत देखो, रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग चीज हो जाती है। हाँ। तो वास्तु के भी कुछ टिप्स दो ना सर, कि हमें अपने घर में क्या करना चाहिए, या कुछ इजी लैंग्वेज में समझाना। मुझे बहुत ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट समझ नहीं आता, मुझे सिंपल लैंग्वेज में समझा दो भैया, घर में कुछ नहीं समझ में आता तो ये कर दो बस। देखिए, वास्तु को सबसे पहले तो ये समझिए ना कि वास्तु इम्पोर्टेंट क्यों है। मैंने एक तो आपको बताया पीढ़ियों वाला जो कंसेप्ट है वो।
दूसरा, वास्तु एनर्जी का भी जो है ना एक द्योतक है, मतलब एनर्जी भी उसके लिए मैटर करती है। आप देखो, आपके ही घर में सब आपने ही बनाया हुआ है, घर का कोई ऐसा कॉर्नर होगा जहां आपको बैठे रहने का दिन भर मन करता है, और कोई ऐसा कॉर्नर होगा जो एकदम साफ सुथरा है, सब सही है, बट कभी मन लगा ही नहीं वहां पे बैठने के लिए। सारे वहां पे, हाँ, एक कमरा बिल्कुल खाली है, वहां हम जाते नहीं, कोई भी नहीं जाता कभी कभी, मतलब खाली है वो कमरा सच। और एक कमरा ऐसा होगा जहाँ सारे इकट्ठा होना चाहते हैं, जहाँ सारे बैठना चाहते हैं, सारे खुल मिल के जो है ना बात करना चाहते हैं। रीजन क्या है? एनर्जी। हमें लगता था ऐसे ही है हमें लगता था एनर्जी ऐसे बहुत ही है मैटर करती कि अच्छा, एनर्जी ही मैटर करती है। इसीलिए आप देखोगे एनर्जी का कारण ही है कि चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबके जो भी रिलीजियस पॉइंट है, मंदिर है, मस्जिद है, उसके ऊपर गुंबद या कुछ ना कुछ ऐसा हाँ, structure ये बहुत रहेगा अच्छा ही। क्वेश्चन आपने छेड़ा कि हर मंदिर या मस्जिद या टेम्पल जो भी कह लो आप, सब पे गुम्बद है, क्यों? एनर्जी खींचता है ना वो। आपको Okay. मेडिटेशन करना है वहां पे, आपको ध्यान लगाना है वहां पे एनर्जी का ये सोर्स। एक रीजन की वजह से गुम्बद बनाया गया था। हाँ, ओके, हम तो सोचते थे ऐसी स्ट्रक्चरल है ये। वही तो बात है ना राहुल जी, हर चीज का लॉजिक होता है और हर चीज को समझने बट वाला ये चाहिए। लॉजिक हमें एजुकेशन में क्यों नहीं दिया जा रहा? मेरी तो लड़ाई Education इस बात में की वही है, यार। क्योंकि यार ये हमें स्कूल के अंदर सिर्फ ये सिखाया जाता है मोहनजोदड़ो की सभ्यता में क्या हुआ था, इसकी सभ्यता में क्या हुआ था, 1800 ईस्वी में क्या हुआ था, 1600 ईस्वी में क्या हुआ था। महाराणा प्रताप की तो कोई स्टोरी नहीं सुनाई जाती, क्यों नहीं सुनाई जाती? नहीं यही सुनाई तो जाती ये- पढ़ाई में है ही नहीं। सोशल मीडिया पे ये बहुत ज्यादा आजकल फैल रहा है कि हमें, इसका मतलब आपने महाराणा प्रताप को नहीं पढ़ा, आपने महाराणा पढ़ाई संगा- नहीं, कहाँ है, हमारे पास स्कूल में नहीं था मेरे। हमारे तो था सर महाराणा संगा आपके भी था। राजस्थान में स्कूल में था, हमारे यहाँ नहीं है। महाराणा संगा था हमारे, खूब लड़ी मर्दानी लक्ष्मीबाई थी सर हमारे, एक छोटे से तात्या चैप्टर, सर एक छोटा तात्या सा टोपे चैप्टर, था। छोटा सा चैप्टर दे दिया सर, बट उसको डिटेल में इन डेप्थ समझाना कोई वो नहीं था, बस एक थियोरिटिकली उसको पढ़ा दिया गया कि भैया पेपर दो और जाओ। सब पढ़ना तो खुद को ही पड़ता है। लेकिन और उस फील के साथ नहीं पढ़ाया दूसरी गया। एक चीज और मैं भी आपको जो है राहुल जी बता दूं, इम्पोर्टेंस जो होती है ना, आप समझो बच्चे थे जब आपको इतनी इम्पोर्टेंस पता थोड़ी थी कि नहीं इसकी पता इतनी था। इम्पोर्टेंस है। आज आपको पता है, आज उसमें आप बदलाव मैं करोगे। वही तो कह रहा हूँ ना, उसको पढ़ाने का तरीका और नजरिया चेंज कराने की बहुत जरूरी है। आप बच्चे को सिर्फ ये कह रहे हो कि क्वेश्चन का आंसर तुझे लिखना है, तू पढ़ ले, उसको फील तो दे ही नहीं रहे ना। मैं फिर आपको वही बात बताता हूँ कि समझने और समझाने वाला हाँ, दोनों मैटर करते हैं। समझाने वाला भी मैटर करता है तो बिल्कुल। समझने वाला भी मैटर करता है। बिल्कुल। तो अब वास्तु के हिसाब से हम लोग बात कर रहे थे, तो मैं ये कह रहा था कि जहां पे एनर्जी आती है ना, जहां पे पॉजिटिव एनर्जी आती है, वहां पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी वाले को छोड़ दो, वहां पे भी आपको ऐसी सोर्सेज बनाने पड़ेंगे जो एनर्जी क्रिएट कर सके। अब आप तो जैसे सीए हो तो बिजनेस के बारे में ही बात करेंगे। जैसे बिजनेस जो है, इसके लिए ग्रोथ का जो है वास्तु टिप्स क्या रहेंगे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वास्तु में दिशाएं तो होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये तो होती है। सबसे इंपॉर्टेंट इनके कॉर्नर्स भी होते हैं, बिल्कुल। चाहे वो अग्नि कोण हो, वायु कोण हो, ईशान कोण हो या नैऋत्य कोण हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है मिडल पार्ट होता है किसी भी बिल्डिंग का। मिडल पार्ट जो होता है, जिसको आंगन हम लोग कह देते हैं हमारे राजस्थान में, आपके यहाँ पे जो है कुछ कहते होंगे, बट सेंटर पॉइंट जो होता है, क्योंकि वास्तु पुरुष जो है वो उसका पेट है, बीच में नाभि स्थान, नाभि का स्थान है, तो पेट पे कोई भी गड़बड़ होगी तो वो पूरे शरीर को हिला के रख देता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, उन कॉर्नर को आप जो है एकदम सही वे में, सही तरीके से रखें। अब इसका कैसे कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। जैसे अग्नि कोण है, नॉर्मली यहाँ पे किचन बनता है, बिल्कुल। अब दुकान में तो किचन नहीं बन सकता, जाहिर सी बात है, तो आप वहां पे रेड कलर का बल्ब चला सकते हो। ओके, रेड कलर का बल्ब जो पहले चलते थे, येलो वाला, रेड येलो कलर का होता था गुरुजी, वो हल्का हल्का Yellow जो पहले red। चलते थे वही ना? हाँ, उसमें रेड कलर का भी होता है। अच्छा,
वो तो छोटे वाला आता था, बिल्कुल, वो वही जो चलाना 0 वॉट का जिसको हम वही बोलते थे, चलाना वो वाला चलाना है। ओके अग्नि की तरह दिखेगा बस, इतना ही तो दिखाना है अपने को। ओके। सेकंड, ईशान कोण, ईश्वर का कोण जिसको कहते हैं। जनरली यहाँ पे पूजा पाठ का जो है जगह रहता है, पानी का स्टॉक आप रख सकते हो वहाँ पे। ईशान कोण में साफ रखना जरूरी है ईशान कोण, जिसका खराब होगा। अब मैं ना पहले ये बता दूं, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये नहीं करने से क्या नुकसान होते हैं, ताकि क्या है जो सुन रहे हैं उनको ये पता चल जाएगा कि मेरा जो नुकसान हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है। ईशान कोण को साफ रखें, पानी रख सकते हैं वहाँ, पूजा पाठ का सामान, पूजा पाठ से रिलेटेड चीज़ें और भगवान का जो भी आप रखते हो। नेक्स्ट है आपका वायु कोण, वायव्य कोण, नॉर्थ वेस्ट जिसको कहते हैं। वायव्य कोण जो होता है वो वैसे क्रॉस वेंटिलेशन के लिए होता है। अब मान लीजिए कोई बंद दुकान है तो क्रॉस वेंटिलेशन अगर ना भी हो तो आप उस जगह को वो सामान रख सकते हो जो आपको निकालना है। कई बार होता है ना स्टॉक पड़ा है पुराना, निकल ही नहीं रहा है, आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रख दो, निकल जाएगा, वो निकल जाएगा। वायु कोण। अच्छा, ये चीज घर में भी आप लागू कर सकते हो। अगर किसी का घर में कुंवारा बच्चा है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में उसको सुलाना शुरू कर दो, जल्दी से शादी हो जाएगी। अच्छा, ये बढ़िया है भैया। कुंवारों के लिए भाई साहब एक स्पेशल एडवाइस है, देख लो, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में सोना शुरू कर दो, जल्दी ही शादी हो जाएगी। अब आते हैं साउथ वेस्ट कॉर्नर, सबसे इम्पोर्टेंट है और यहाँ मालिक बैठ सकता है। ओके, यहीं मालिक को बैठना चाहिए। यहाँ पे आप जो है नैऋत्य कोण को लोग नॉर्मली बुरा मानते हैं। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे जो है लेट बाथ बनाते हैं, बट दुकान में जो है लेट बाथ की जगह आप जो घर के ओनर, दुकान के जो ओनर होते हैं उनकी सीटिंग रखो। यहाँ एक भ्रम आपको मैं ये भी बता दूं, लोगों में ये भी भ्रम है कि साउथ फेसिंग अगर है घर है या दुकान है तो दोनों में ही जो है दिक्कतें रहेगी, प्रॉपर चल नहीं पाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ भ्रम है। साउथ का भी तोड़ है, एक प्रॉपर स्थान है जहाँ पे आप अगर गेट निकालते हो, आप शटर डालते हो तो आपकी दुकान जो है बाकियों के मुकाबले ज्यादा चलेगी। अच्छा, नॉर्मली तो ईस्ट और नॉर्थ को ही टारगेट लेके चलते हैं सब लोग, ईस्ट या नॉर्थ। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे अगर ये सब नहीं करें, कॉर्नर को सही नहीं रखें तो क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, नुकसान क्या है। जैसे साउथ ईस्ट कॉर्नर जो होता है ना वो खराब होता है। जनरली यहाँ पे हम लोग औरतें जो होती है घर की वो बैठती, वो ही दिन भर निकाल देती है। तो अगर किसी का साउथ ईस्ट कॉर्नर खराब है ना घर का, तो उसके घर की लेडीज को मेडिकली और मेंटली दोनों ही दिक्कतें रहेंगी। अच्छा, अब आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ये भगवान का स्थान है। अगर ये खराब रहा तो भगवान नाराज हो जाएंगे। भगवान नाराज हो गए तो अब क्या होगा, आपकी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी, सब खत्म, आपका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। आप पैसे कमा रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट बचेगा भी नहीं और लोगों में आपकी इंपॉर्टेंस भी नहीं है, भले आप कितने रुपए खर्च कर रहे हो। वायु कोण, वायव्य कोण, अगर वो खराब हो, बच्चों के दिक्कत होती है। किसी के बच्चे ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तो वायु कोण को संभालो भैया, वायु कोण में ही कोई ना कोई दिक्कत चल रही है आपके। अगर नॉर्थ वेस्ट खराब हो तो अथॉरिटी जो होती है ना घर में, वो खत्म हो जाती है। घर का कोई बड़ा जो है उसको कोई बड़ा मानता ही नहीं है। अच्छा, और फाइनेंशियली क्राइसिस आ जाते हैं। तो अगर ये सब कॉर्नर सही तरीके से नहीं किए ना आपने, तो आपके बिजनेस में काफी चीजें जो हैं वो दिक्कत पैदा कर सकती है। बिजनेस को वैसे भी ये तो कॉर्नर बन गए हैं, बना रहे हो तब तो ऐसे बनाओ, अगर बन गए हैं तो ये उपाय कर सकते हो जो मैंने आपको बताया। एक चीज जो और कर सकते हो वो ये होता है, कई बार क्या होता है बदबू जो होती है ना वो भी नेगेटिव एनर्जी को बहुत अट्रैक्ट करती है। अच्छा, तो अपने जब भी वर्किंग प्लेस पे, वर्क स्टेशन पे आप बैठते हो तो बदबू या सफाई गंदगी जो है ना वो रहने मत दो। ओके, और इसीलिए तो हम लोग दीपावली में सफाई करते हैं कि लक्ष्मी जी आएगी। लेकिन उसको डेली करेंगे तो और ज्यादा अच्छा है। और आएगा, लक्ष्मी ने मना थोड़ी किया कि मैंने, लक्ष्मी कहे मैं दिवाली वाले दिन ही थोड़ी आती हूँ, मैं तो पूरा साल भर आती हूँ भाई। मुझे तो मना हो तो मैं आ सकती हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है,
एक अभी ट्रेंड जो है वो खत्म हो चुका है, मैं उसको उस पे जोर दूंगा। चिराग जो करते थे हमारे घर के अंदर पहले, रुई की बत्ती हाँ बना हाँ के हाँ घी हाँ, से, दिया। आजकल वो धूप और अगरबत्ती ने जगह ले ली है उसकी। मैं कहता हूँ वो नहीं करना चाहिए, चिराग को ही करना चाहिए। तो जैसे हम तो बताता हूँ, मैं अपने ऑफिस के अंदर या घर के अंदर कैसे करते हैं। एक वो होगा, तांबे का बर्तन होगा, तांबे का एक चिग्गा ही बना लो, चिग्गा बना हुआ है, उसके अंदर हम जोत लगाते हैं। धूप अगरबत्ती नहीं लगाते, वो रुई की जोत लगाते हैं। वो ठीक है? बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे एक बात बताओ, हाँ। अगरबत्ती में बांस होता है, हम्म, बेम्बू जो होता है ना, वो मना है जलाना। मना है? हाँ, मरता है तब चीड़ी बनाने के लिए काम में आता है ओ, बेम्बू। अच्छा। वर्जित है, नहीं लगाना चाहिए। धूप लगा सकते हो बट वो आजकल नेचुरल मिलता नहीं। हम्म, ये एक गंगा जल जो है वो घर के अंदर रखे ही रखे। ओके। गंगा जल तो अमूमन रखते हैं, लेकिन उसका यूज क्या करना, रखा हुआ है, रखा हुआ कहाँ है। पे है वो भी तो मैटर हाँ, करता ये है। भी मैटर करता है। नॉर्थ ईस्ट में ही रखना चाहिए। अच्छा, हमारा तो कहीं पे भी रखा, नॉर्मली पूजा के आसपास ही रखता है बंदा। अच्छा, एक चीज जो है वो आपके माध्यम से मैं एक और ये भी बता देता हूँ कि रिलेशनशिप में भी कई बार दिक्कतें आती हैं। ओके। वो कमरे का वास्तु जो होता है ना, वो भी मैटर करता है। कई बार आपके बेडरूम में शीशा लगा हुआ है हम्म, तो वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है आप पे। पर बेडरूम के साथ ड्रेसिंग तो होता ही है, बैक थोड़ा सा पीछे जिसमें साइड। बेड नहीं दिखना चाहिए आपका। ओके, ड्रेसिंग टेबल में मतलब बेड से आपको शीशा नहीं दिखना चाहिए। हाँ। हाँ ठीक है, वो बैक दूसरी तरफ होता है, कोई दिक्कत नहीं है। कईयों के सामने होता है, सामने होता है तो वो बड़ी दिक्कत है। बड़ी दिक्कत करता है। ओके। एक भगवान की मूर्ति जो लगाते हो ना, कभी भी बेडरूम में जो है भगवान की मूर्ति युगल जोड़े की नहीं लगानी है। अच्छा, सिंगल गणेश जी की रखनी है, रख सकते हो। बेस्ट तो वही है। बेस्ट तो वही है। गणेश जी हमारे सदा सुखी है। कहीं पे भी आप गणेश जी का जो है फोटो रख दो, मूर्ति रख दो, गणेश जी का आप पे कृपा बनी हुई रहेगी। इष्ट है सारों का, मतलब प्रधान है सब में। एक और बात बताइए गुरुजी, बिजनेस से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। एक सब लोग ये कहते हैं कि अगर आपको बिजनेस अच्छा करना है, आपको पैसा कमाना है, तो आपका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जिसका चंद्रमा ज्यादा स्ट्रांग है वो अच्छा पैसा कमाता है। तो चंद्रमा स्ट्रांग करने के लिए क्या करना चाहिए? चंद्रमा का ही क्यों कारण है वो समझिए। हाँ। चंद्रमा पल पल का कारक है। ओके। फ्लक्चुएशंस जो होते हैं ना लाइफ में, वो चंद्रमा का कारक है। और आपकी भाषा में कहूँ, बिजनेस की भाषा में, तो डेली रूटीन की इनकम चंद्रमा डिपेंड करते हैं, चंद्रमा पे डिपेंड है। अच्छा, इसलिए चंद्रमा ज्यादा मायने रखता है। तो क्या करना चाहिए गुरुजी चंद्रमा को स्ट्रांग कर? कल से करते हैं इस पे काम चालू। चंद्रमा को देखिए, वैसे तो शिव आराधना सबसे है ही है, शिव आराधना करनी चाहिए। तो शिव आराधना से चंद्रमा जी का क्या लेना देना है गुरुजी? चंद्रमा को धारण किए हुए कौन है? ओ, शिव जी के जटा सर में पे। ही बैठे हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं आप। रुद्राक्ष का बहुत, मैंने रुद्राक्ष के इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव देखे हुए। रुद्राक्ष का सबसे बड़ी खासियत ये थी, रुद्राक्ष का नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ नहीं होता है। लेकिन रुद्राक्ष में गुरुजी मेरे पास जो वो आती है ना, मतलब जो भी मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है, मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन रुद्राक्ष का ना मतलब वो डुप्लीकेट रुद्राक्ष बहुत है मार्केट में। आप गूगल पे देखोगे, अमेजन पे देखोगे, कहीं पे भी देखोगे, वो रियल है या नहीं है, वी कैन नॉट कमेंट। बहुत सारे टेस्टिंग है जो रुद्राक्ष को चेक करने के लिए आप कर सकते हो। जैसे पानी में डूबने वाला एक है, पानी में अगर लकड़ी का बना हुआ है, नकली है, तो वो ऊपर ऊपर तैरता रहेगा। अगर ओरिजिनल रुद्राक्ष है तो वो पानी में डूब जाएगा। अच्छा, ओरिजिनल रुद्राक्ष पानी में डूब जाएगा? अब रुद्राक्ष में क्या होता है, रुद्राक्ष, रुद्र प्लस अक्ष भगवान शिव के आंसू है। कुछ लोग क्या करते हैं, अब कहते हैं ना, मैंने पहले भी कहा आपको, दिखावे का जमाना है। कुछ लोग रुद्राक्ष के बीज मंगवा के घर में ही उगा लेते हैं। हो जाते हैं ऐसे? होते तो नहीं है और हो भी जाए तो उसका इम्पैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि रुद्राक्ष का मतलब शिव के आंसू, शिव के आंसू गिरे हुए हैं कैलाश मानसरोवर के आसपास। ओह, तो आइडियली वहां से मिलना चाहिए आपको रुद्राक्ष। नेपाली रुद्राक्ष की इसीलिए तो डिमांड है साहब। ओह, तो वहां से हमें मिलते कैसे हैं गुरुजी? आते कैसे हैं रुद्राक्ष वहां से? बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं तो खुद देता हूँ, रुद्राक्ष अच्छा। की सप्लाई करता हूँ। अच्छा। बट
नेपाली रुद्राक्ष जो होता है वो सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। सेकंड प्रायोरिटी में इंडोनेशियन मानते हैं। इंडोनेशिया में भी रुद्राक्ष है? हाँ बिल्कुल है, इंडोनेशियन में। अरे रामेश्वरम में अपने, अच्छा, हरिद्वार में है। हाँ, हरिद्वार में तो बहुत लोग दे रहे होते हैं रुद्राक्ष, लेकिन वो फिर वही ले रहे नहीं है, पेड़ है रुद्राक्ष के। अच्छा, हरिद्वार में भी 2-3 पेड़ है रुद्राक्ष के। तो वहां से क्या रुद्राक्ष कोई भी ले सकता है या कैसे? उस पेड़ों पे अगर मैं पहुंच जाऊं? आप ले भी लो तो वो आपके यूज का नहीं है। क्यों? क्योंकि रुद्राक्ष जो होता है ना वो नारियल की तरह बनता है, मतलब नारियल जैसा होता है ना, जोटी वगैरह लगे हुए वैसा होता है। अच्छा, तो आपको वो छीनना नहीं आएगा उसको। आप हो सकता है गलती से तोड़ ही लो उसको। हाँ, वेस्ट ही कर देंगे हम तो गुरुजी। हाँ, हमें कहाँ छीनना आएगा? नहीं है। हमें तो पता भी नहीं चलेगा ये 1 मुखी है, 2 मुखी है, 10 मुखी है, कितना लकीरों मुखी के है। ऊपर जो फेसेस होते हैं ना, लकीर जो होती है उसी से काउंट होता है कि ये कितने मुखी का है। जितना तो ये ज्यादा- रुद्राक्ष का कोई इंपॉर्टेंट रोल है? मतलब क्या, किस रुद्राक्ष का? देखो रुद्राक्ष के बारे में आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। रुद्राक्ष क्या है? मैंने कहा भगवान शिव के अस्त्र हैं। ये फल, कोई इसको फल कहता है, कोई इसको जो है एक आप समझ लीजिए कि लकड़ी का टुकड़ा कह देते हैं। बिल्कुल ठीक है। बट इसमें शिव की एनर्जी तो है ही है। साथ ही साथ इसमें हर एक देवता की इंडिविजुअल एनर्जी है। अच्छा, जैसे आप एक मुखी रुद्राक्ष की बात करोगे तो एक मुखी रुद्राक्ष में शिव का अंश तो है ही है, साथ में सूर्य की भी एनर्जी है। तो अगर किसी को, जैसे होता है ना कोई पॉलिटिकल पावर में बड़ा आदमी है, पॉलिटिकल पावर चाहता है या गवर्नमेंट से बेनिफिट लेना चाहता है या अपनी अथॉरिटी बनाना चाहता है, बड़े लेवल का काम है ना, उसको एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब हर रुद्राक्ष की एक कैटेगरी है जिसमें शिव के साथ साथ कंबाइन में एक देवता का रहता ही है। ये रुद्राक्ष में खासियत होती है। अब इसमें रुद्राक्ष में जो है क्वालिटी जो होती है वो मैटर करती है। सबसे ओरिजिनल जो है वो नेपाली है, उसके बाद इंडोनेशियन है, फिर इंडिया का भी आता है। आजकल जो है नकली भी काफी नकली तो बहुत चल रही है। बेचने लगे। गुरुजी एक बात बताएं, अब ये रुद्राक्ष का ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? हमें कैसे पता चलेगा कि ये पक्का जेन्युइन ही देगा? ये एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। कई बार देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि सारे फ्रॉड है। हाँ, जो ऑथेंटिक है वो बहुत सालों से बेच रहे हैं, काफी पीढ़ियों से बेच रहे हैं और बहुत बढ़िया जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स भी भारत में भी मौजूद है, नेपाल में भी मौजूद है। और वहाँ पे जो है मैं यहाँ पे ये क्लियर कर देता हूँ कि ऑथेंटिक का कैसे पता चलता है। आप लैब सर्टिफिकेट मांगे साथ में। अच्छा, लैब सर्टिफिकेट आता है, इसका एक्सरे भी आता है रुद्राक्ष का। अच्छा, हाँ, जितने मुखी रुद्राक्ष होगा उस एक्सरे में उतने बीज दिखाई देंगे उसके अंदर। जैसे मान लीजिए कोई 5 मुखी रुद्राक्ष है तो उसमें 5 बीज दिखाई देंगे एक्सरे के अंदर ही आपको। अच्छा, तो वो आपको पता चल जाएगा कि ये आजकल क्या कहते हैं 5 का 6 मुखी बना लेते हैं, इसी पे एक लकीर और बना देते हैं। वो चीज जो है आपको पता चल जाएगा कि ये 5 मुखी है। वो विद एक्सरे अगर आप मांगोगे तो वो तो देते हैं ये लोग? हाँ, कई लोग देते हैं। अच्छा, तो बट एक बात बताइए गुरुजी, क्वेश्चन यहाँ पे मैं बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स मेरा क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में, मैं रोक नहीं पा रहा। मुझे एक बात बताइए, ठीक है जी, हमने रुद्राक्ष भी कर लिए, सब कुछ कर लिए, हम लोग अच्छे से डिसिप्लिन में भी जिंदगी जी रहे हैं, क्या मैं अपनी कुंडली को चेंज कर सकता हूँ? मेरी कुंडली के अंदर लिखा हुआ है कुछ और, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हाथों को, लकीरों को भी चेंज किया जा सकता है अगर आप मेहनत करो तो ये क्या पॉसिबल है? मैं जब ज्योतिष सीखता था, मेरे गुरु मेरे पिताजी भी हैं और जयपुर में जहाँ से मैंने सीखा वहाँ से वो भी मेरे गुरु जी हैं। तो मेरे दोनों ही गुरु ने एक बात कही थी कि बेटा विधि का विधान कोई बदल नहीं सकता, ये ध्यान रखना। और तुम बदलने की कोशिश करोगे तो दिक्कत तुम्हें भी होगी और जिसका बदलने की कोशिश कर रहे हो उसको तो ज्यादा होगी। अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ कि राहुल जी 2026 आपके लिए खराब है, ज्यादा अच्छा नहीं है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे नहीं है खराब, चिंता नहीं, खराब है। अब मैं कहूँगी इस टाइम में ये कर लो, आपको ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका ऐसे अच्छा हो जाएगा, ऐसे बुरा हो जाएगा, ऐसे अच्छा होगा। ये पूरा प्रोसेस जो है मैं विधि के विधान को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ना, मेरे गुरुजी कहते थे हमेशा कि अगर किसी के एक्सीडेंट का योग है, मान लीजिए अभी, और आपने कोई उपाय किया, उसके एक्सीडेंट का योग था, उसका हाथ टूटने का योग था,
आपने कोई उपाय किया, उसका हाथ नहीं टूटा बच गया। फॉर एग्जाम्पल, तो अब 6 महीने बाद फिर उसका एक्सीडेंट का योग था, इस बार उसके पैर टूटने का योग था। क्योंकि आपने पहले वाला योग टाल दिया, तो वो योग और ये योग मिलके आएंगे, हाथ और पैर दोनों ही टूटेंगे। अब इसको थोड़ा सा वापस रिवाइंड में जाएं, तो ये अच्छा रहता कि मैं हाथ टूटने देता और फिर पैर टूटने देता, या ये अच्छा रहा कि हाथ और पैर दोनों ही एक साथ टूट जाए। कुछ भी ना टूटे तो ज्यादा बेटर है। वो तो हो ही नहीं सकता ना, इंसिडेंट तो लाइफ में होते ही है, ऐसा तो हम कह ही नहीं सकते कि नहीं होते। मैं कह रहा हूँ कि मनुष्य जीवन में कौन ये चाहता है कि मैं दुखी रहूं। बिल्कुल ठीक बात है। बट गुरुजी ये तो थोड़ा सा अजीब नहीं है, मतलब हाथ पैर टूटने लिखे हैं, मैं मतलब अगर मैंने अच्छे कर्म किए हो सकता है बच जाऊं। वही चीज देखिए, इसी चीज में ज्योतिष काम आती है कि अगर आपके हाथ पैर टूटने के योग हैं, तो मैं वो उपाय करूं जिससे आपका ज्यादा नुकसान नहीं हो। हाँ, हल्की फुल्की खरोच लग के रह जाए भाई। वही तो ज्योतिष है साहब। भाई आपका समय खराब चल रहा है, आप संभल के रहें। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ आपको, ज्योतिष की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बताता हूँ। कई बार होता है ना कि ज्योतिष क्यों चाहिए, हमने डिस्कस भी किया था इस पे। आजकल जो लोग हैं ना, इम्पेशेंस बहुत हो गए लोगों में, है नहीं वो पेशेंस वाली बात। आप एक आगे रास्ते में एक गाड़ी के आगे रिक्शा वाला आ जाए, इतनी उसकी मतलब गाली गलौच और हॉर्न पे हॉर्न दे देंगे गुरुजी, उसका जीना मुश्किल कर देंगे। यही चीज जो है बच्चों में भी है आजकल। आ रही है, बिल्कुल आ रही है। बच्चे भी चिड़चिड़े होते हैं बिल्कुल है, बिल्कुल है। और आम आदमी आजकल टेंशन को हैंडल नहीं कर पाता। रीजन क्या है? उसकी साइकोलॉजी कोई नहीं समझ पा रहा। वो जो रिक्शा वाला लड़ रहा है ना, वो क्यों लड़ रहा है? क्योंकि वो घर से परेशान होके आया हुआ है। ज्योतिष काफी हद तक साइकोलॉजी भी चेंज करने में सपोर्ट करती है। अगर मैं आपको आने वाले खतरे से आगाह कर दूं कि राहुल जी ये खतरा है, ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए आपको कोई छोटा मोटा नुकसान हो भी गया, तो आपकी मनोस्थिति क्या रहेगी? आप पहले से रेडी थे उसके लिए, आपको पता था होने वाला है, एक वे पता था, कितना होगा ये पता नहीं था। मैं फिर बता रहा हूँ, ज्योतिष को भविष्यवाणियां नहीं करती, आपको वे बता रही है बस। आपको डिसीजन मेकिंग में और माइंड क्लियरिटी में सपोर्ट कर रही है, बस दैट्स इट। तो इसको एक ऐसा ना एसेट यूज करना चाहिए, बट ये कितने इंटरवल्स पे यूज करना चाहिए अब ये नहीं समझ में आता। मान लो आज मैंने यूज किया, आज मैंने अपनी कुंडली देखी, उसके बारे में पता किया, मुझे कितनी बार रीचेक करना चाहिए? ये डिपेंड करता है राहुल जी आपकी एक्टिविटी पे। अच्छा। आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा ज्योतिष पर डे के हिसाब से। पर डे के हिसाब से अगर आप तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता पर डे के हिसाब से हर बंदे को अपना कुछ डिटेल व्हाट्सएप पे आ जाए? कुछ ऐसा कुछ आप बना सकते हो? मान लो मैं आपको सब्सक्राइब कर लूं आपके चैनल को। व्हाट्सएप पर आने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अपना नेक्स्ट पॉडकास्ट जो होगा उसमें तारा चक्र जो होगा वो समझा दूंगा आपको। पर डे का पता चल जाएगा मेरा आज का दिन कैसा रहेगा, उसका रिजल्ट क्या रहेगा। तारा चक्र गुरुजी ढंग से समझाना पड़ेगा, ऐसे हमारे को समझ नहीं आएगा, हम थोड़े डफर बच्चे हैं, हमें ऐसा समझ नहीं आता। जरूरत ही नहीं है उसमें, तो सिर्फ आपको 27 नक्षत्र याद करने, बाकी कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, बस आपको अपना नक्षत्र वहां रख देना है पहले नक्षत्र पे, बाकी सारी टेबल जो है वो अपने आप बन जाएगी। तो गुरुजी तो लाइव करके दिखाना पड़ेगा कैसे बनेगी टेबल, इसीलिए मैं पॉडकास्ट में नहीं बता रहा हूँ आपको। तो फिर इसको तो स्क्रीन पे रिकॉर्ड, एक मिनट रुको, इसको स्क्रीन पे रिकॉर्ड कराते हैं कल इन दोनों सर का और मेरा ना, कि कुंडली कैसे पढ़ें। मैं बता रहा हूँ इसको स्क्रीन के ऊपर बेस्ट बनेगा। गूगल पे निकालेंगे भैया, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डालो। एक और क्वेश्चन क्या? मैंने जेएमडी से पूछा था, हाँ। क्वेश्चन हाँ। वास्तु में हाँ। बहुत लोग ना ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे की कुंडली देख के बता दो कि हमारा बच्चा क्या बनेगा बड़े होकर। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन और है। हम बड़े होकर हम बच्चों को स्टार्टिंग से इंग्लिश में घुसा देंगे ताकि हमारा बच्चा बहुत। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, मैं ऐसे भी पूछ सकता। तो गुरुजी बिजनेस में ग्रोथ तो ठीक है, अब कई लोग ये बोलते हैं कि भैया आपको तो ये बिजनेस सूट ही नहीं करता, आपको किसने बोला कि आपको ये बिजनेस करना था, आपको तो ये बिजनेस करना ही नहीं था। अब ये बाद में बताने वाले तो सब है, इनिशियली कोई नहीं बताता कि भाई ये वाला बिजनेस तेरे को नहीं करना चाहिए था। तो भैया ये मुझे अगर अपने बच्चे का जानना हो कि मेरा बच्चा गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर में क्या करेगा, तो
क्या ये मैं अभी पता कर सकता हूँ? अभी वो 10 साल का है, बिल्कुल मेरा मन है उसको क्रिकेटर बनाने का, उसका मन है क्रिकेटर बनने का, लेकिन वो एक्चुअल बन जाता है सीए। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको। तो ये चीजें क्या हमें आज पता चल सकती है कि अगले 10 साल के बाद मेरा बच्चा कहाँ जाने वाला है? बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको कहा ना, विधि का विधान पहले से निश्चित है। हाँ, यही तो गाइडेंस होती है। आप अपने बच्चे को जो है क्रिकेटर बनाना चाहते हो, वो भी बनना चाहता है, बट उसका फ्यूचर है भी या नहीं, उसमें ये चीज चेक करने के लिए तो ज्योतिष है। कुंडली में 10वां घर जो होता है वो आपका करियर, आपका रोजगार जो है वो क्या होगा उससे रिलेटेड बताता है। ओके। और एक लगन कुंडली जो होती है वो मेन कुंडली होती है, उसके 16 बच्चे होते हैं, 16 कुंडलियां और होती है, उसमें दशमांश होता है। एक दशमांश जो होता है वो आपको बताता है कि आपका करियर कौन कौन से सेगमेंट में जाके कर सकते हो, आपको ग्रोथ कहाँ मिलेगी। तो मतलब ये अभी हल्का फुल्का पता किया जा सकता है कि बच्चा किस लाइन में जाएगा गोइंग फॉरवर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर आपके बच्चे के 10th हाउस में और दृष्टिकोण में जो है मंगल बैठा हुआ है, अब मंगल बैठा हुआ है या मंगल से रिलेटेड काम कर सकता है। मंगल से रिलेटेड क्या काम कर सकते हैं? मंगल नॉर्मली आर्मी को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, आर्मी मतलब जो थल देश की सेना, सेवा, देश जो की थल सेवा। सेना जो होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब वो इसमें जा सकता है, या अब आर्मी का तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, मैनेजमेंट में जा सकता है, मार्केटिंग कर सकता है वो, ये आपका इवेंट मैनेजमेंट जो होता है वो कर सकता है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं आपके करियर ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप किसी ज्योतिषी से जाके पूछोगे कि पंडित जी मुझे अपने बेटे के लिए कौन से करियर ऑप्शन में जाना चाहिए, तो वो बताएंगे। यही तो चीज है, यही तो गाइडेंस है। और अब जब आप उस वे में जाओगे, आपका बच्चा उस वे में जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि वो डिप्रेस होगा उस चीज से, जब उसको पता है कि मेरा करियर ही इसी में? सही बात है। समझ रहे हो आप? कई बार आप खुद सोचो, शाहरुख खान इतना बड़ा एक्टर है, उसका बेटा डायरेक्शन में क्यों गया? पता नहीं, कुछ तो ऑप्शन होगा उसके पास में। एक्टर भी तो बन सकता था, बेटी एक्टर बन गई। बिल्कुल बन सकता था, अब क्यों नहीं बना वो मुझे नहीं आइडिया समझ नहीं तो आ रहा। कहीं ना कहीं उसके 10th हाउस में ये चीजें थी कि वो एक्टर नहीं बन सकता। ओके, तो ये उन्होंने चेक किया होगा शाहरुख खान ने, पक्का। देवानंद जो अपने आप में बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थे, उनके खुद के बेटे जो थे वो नहीं इतनी उनका सक्सेस कुछ है ही मिली थी नहीं, उनको, कुछ है क्योंकि ही उन्होंने भी एक्टिंग का ही करियर चूज किया। क्यों किसी भी क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर नहीं बन पा रहा? आप क्योंकि एक बात है ही देखो, रोहन गावस्कर, सुनील गावस्कर जी का बेटा नहीं बना, स्टुअर्ट बिन्नी नहीं बन पाया हम क्रिकेटर। किसी की क्रिटिसाइज नहीं करे, हम ये बता रहे हैं कि भाई ये इस कारण नहीं बना, क्योंकि होता है ना कि भाई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, सीए का बेटा सीए बनेगा, तो ये भी हो गया कि एक्टर का बेटा एक्टर ही बनेगा, बट वो एलिजिबल ही नहीं है। और कोई डेफिनेट नहीं है कि डॉक्टर का बेटा जो डॉक्टर बन रहा है वो अच्छा डॉक्टर बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। बिल्कुल बिल्कुल, जरूरी नहीं है बाप ने ख्याति हासिल की उसका नाम खराब हो रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि बाप ने इतनी ख्याति हासिल नहीं की, बेटा बहुत ख्याति वो तो बिल्कुल ठीक बात है। बेटे के अपने बेटे को एक तो देखो कहीं ना कहीं मॉरल सपोर्ट फादर का मिला होगा, मॉरल सपोर्ट फादर का मिल जाता है, दूसरा बेटे के योग थे। योग थे। तो ये योग जानने के लिए एक पॉडकास्ट और बनेगा अपना, और अब ये यूं हमें समझिए, सीखना है। एक सीए है, हाँ, एक ने सीए पास किया, हम्म, वो भी सीए, आप भी सीए, और आपसे जो है सीनियर पर्सन है वो भी सीए, तीनों ही सीए। तीनों में फर्क किस चीज का है? एक्सपीरियंस और भाग्य का। यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, भाग्य क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, भाग्य क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बाकी सब, चाहे आपका कर्म हो, चाहे आपकी इच्छा शक्ति, वो आपके बस में, भाग्य आपके बस में नहीं। सबसे पहली बात तो आप जिस घर में पैदा हुए हो उस पे आपका कोई बस है? कोई बस नहीं था। आप सही पैदा हुए हो, इस पे आपका कोई बस है? हाथ पैर कच भी खराब हो सकता था। अगर किसी का मान लो हाथ जो है जन्म से ही खराब है, अब वो बचपन से ही सोच रहा है मेरा हाथ सही हो जाएगा, उसकी इच्छा शक्ति है, वो कर्म कर रहा है उसके लिए, पर भाग्य में नहीं है, नहीं हो पाएगा। भाग्य का सपोर्ट इसीलिए भी तो जरूरी है ना,
एक बंदा जो है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट एग्जाम दे रहा है, 1 या 2 नंबर से रह रहा है, तो यहाँ हम ये तो कह ही नहीं सकते कि उसके एफर्ट्स खराब है। हम तुरंत ही जो है ना ये कहते हैं बैड लक। बैड लक, लक बहुत इंपॉर्टेंट है और लक के लिए ही ये सारी बातें हम लोग कर रहे हैं। तो ये लक को जानने के लिए हमें एस्ट्रोलॉजी को देखना पड़ेगा कि भाई पता चले हम गलत ट्रैक पे मेहनत किए जा रहे हैं और 5 साल 2 साल 3 साल वेस्ट कर दिए। इससे बढ़िया एस्ट्रोलॉजी की ताकत से हमें ये जानना चाहिए कि क्या मेरे भाग्य में ये है भी या नहीं, और क्या है, कुछ ना कुछ तो होगा। बिल्कुल, भगवान जो है कुछ ना कुछ तो सबके भाग्य में लिखता ही है। यूजलेस कुछ भी चीज नहीं है, यूजलेस कुछ भी नहीं है इस धरती कोई के भी ऊपर। बंदा जो है उसमें कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि वो बेकार है। वो किसी ना किसी चीज में जो है एक्सपर्ट होगा ही होगा। कोई भी बंदा है। गुरुजी एक बात और बताइए, कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है, उसको नुकसान हो जाता है और फिर ये बताया जाता है भाई बिजनेस तेरे लिए बना ही नहीं है, तुझे तो जिंदगी भर जॉब ही करनी है, और जॉब में वो बहुत बढ़िया एक्सेल करता है। सेम वाइसा वर्सा कुछ लोग जॉब में अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही अपने बिजनेस में आते हैं वो 4 गुना मेहनत करते हैं और डबल पैसा कमाते हैं। बिल्कुल। तो क्या ये भी फिक्स है कि भाई तू तो जॉब ही करेगा जिंदगी भर, तेरा जॉब में ही एक्सेल होगा, तू बिजनेस करेगा तो तुम्हारा बिजनेस ही अच्छा चलेगा? बिल्कुल, ये भी जो है राहुल जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आजकल लोग जो है ना यही सोच लेते हैं कि मेरे तो भाग्य में यही लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है भाई, हो सकता है तुम उस काम के लिए बने हुए नहीं हो, आप जॉब करना चाहते हो। आप देखो किसी का सूर्य जो होता है ना वो स्ट्रांग है, मान लो। अब सूर्य स्ट्रांग होता है, मैंने आपको बताया सूर्य राजा है, ऐसा बंदा किसी के अंडर में काम कर ही नहीं सकता। ओह, अब वो कितनी जॉब कर ले हर बार छोड़ देगा, और इसीलिए उसकी एम्प्लॉयर से बनती नहीं है। बनती नहीं है। मंगल स्ट्रांग है किसी का, तो बातचीत में ही जो है ना उसकी बोली में ही जो होगा वो लड़ाई होगी। एक और बात है गुरुजी, वो ये बोलते हैं कि अगर जिसकी आवाज में कोमलता ना हो उसे बिजनेस नहीं करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो भी कुंडली से रिलेटेड ही हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। बुध जो होता है, बुध कम्युनिकेशन का जो है ग्रह है। अगर किसी का बुध स्ट्रांग है तो वो बहुत बढ़िया कम्युनिकेटर होगा और बहुत अच्छा बिजनेसमैन होगा। ओह, और बहुत अच्छी बातें जो है करने वाला होगा। जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन से इन सबका बुध बहुत अच्छा होता है। ओके, समझे? कुछ नहीं कर रहे हैं वो, चुटकुले भैया सुना रहे हैं, पैसा कमा कंक्लूजन रहे मैं हैं। तो ये निकाल रहा हूँ, अपनी कुंडली में स्ट्रांग देखो क्या है और वहां से गेम बनाओ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। कुंडली में आत्मकारक ग्रह होता है। आत्मकारक ग्रह, देखिए कुंडली में काफी चीजें होती है। आपकी पर्सनैलिटी क्या होगी, आपका पावरफुल ग्रह कौन सा है, आपका जो है लूज ग्रह मतलब आपके कौन सा ग्रह जो है वो डीएक्टिव है, जिसपे आप मेहनत करो भी तो कोई मतलब नहीं है उसका। अच्छा मैं एक चीज बताता हूँ राहुल जी आपको, आपने कभी गौर किया आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में ज्यादा बातें नहीं कर पाओगे। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके जो है 10-15 हैबिट्स बताओ, या आपको पसंद है जो चीज बताओ, 10-15 बतानी है। मैं आपके व्यूअर्स को भी ये कहता हूँ कि आप भी ये चेक कर सकते हैं कि 10-15 कुछ अपनी हैबिट्स बताओ। मेरा दावा है आप 5-6 के बाद नहीं बता पाओगे, दिक्कत हो जाएगी। 5-6 तक तो आप चलोगे सही तरीके से, मेरे को ये पसंद है, मेरे को यहाँ जाना पसंद है, मेरे को इससे बात करना पसंद है, यहाँ तक तो ठीक है, बट 10-15 तक नहीं पहुंच पाओगे। रीजन क्या है? आज के दौर में इंसान खुद से नहीं मिल पाता, अपनी पर्सनालिटी नहीं पहचान पाता। आपको अपनी मम्मी पापा वाइफ बच्चों सबके बारे में 10-15 बातें पता होगी, अपने खुद के बारे में नहीं पता होगी। और वही बात फिर कह रहा हूँ, मिसगाइड होता है आदमी, खुद को नहीं पहचान पाता, अपनी पर्सनालिटी को नहीं पहचान पाता है। मुझे गुस्सा आता है मान लीजिए, मैं ये चीज एक्सेप्ट करने में भी झिझक रहा हूँ, मेरी पर्सनालिटी है मान लीजिए गुस्सा करना, मैं ये एक्सेप्ट करने में भी झिझक रहा हूँ कि नहीं यार। क्यों? क्योंकि अगर गुस्से का किसी को बता दिया तो हो सकता है वो मेरे से नाराज हो जाए, मेरे से कम बात करे। अपनी पर्सनालिटी को खुद को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के दौर में। ज्योतिष आपको बताती है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी। एक एक राशि वाला जो होता है ना उसकी पर्सनालिटी बताई जाती है बकायदा कि वो कैसा होगा। मीन राशि वाला जो होगा वो बंदा हमेशा अपने आप को डिप्रेस फील करेगा, अपने आप को कमजोर फील करेगा, भले ही वो कितना ही अथॉरिटी लिए हुए होगा।
ओह सिंह राशि वाला भले कहीं जो है कंगाली में जी रहा हो, गुरुजी, but अपने आप- तुला राशि वालों को थोड़ा सा बता दो ना मेरी। तुला राशि का भी बता देते हैं। तुला राशि वाला बैलेंस करने में ही पूरा जीवन निकाल देता है, किसका बैलेंस करना है? लाइफ का और इवेंट्स का। अच्छा, आप खुद समझा नहीं। देखो, तराजू होता है ना, हाँ तुला राशि का सिंबल क्या है? तराजू। हाँ, आप बैलेंस करने में ही निकाल देते हो, और इधर ज्यादा भारी हुआ ये वाला उठ जाएगा, इधर ज्यादा भारी हुआ ये वाला उठ जाएगा। वही चीज आपके साथ होती है, एक चीज संभालने जाते हो दूसरी चीज हट जाती है, दूसरी चीज संभालने जाते हो पहली चीज हट जाती है। सॉल्यूशन बताओ गुरुजी। दर्द तो दे दिया, अब दवा दो। सॉल्यूशन तो कंसल्टेंसी से। चलो, गुरुजी के साथ कनेक्ट करने के लिए भैया हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रहे हैं गुरुजी का कांटेक्ट, और मैं अभी अकेले में मिलके गुरुजी से डिस्कस करूंगा। गुरुजी अकेले में थोड़ा सा बता देना है तुला राशि में बैलेंस कैसे करना है। ये बैलेंस करना है भाई तुला राशि वालों, अगर कमेंट बॉक्स में बताओ तुला राशि वालों। अच्छा, आप लोग जब कमेंट में बताओगे ना अपनी अपनी बारे में, तो मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट करूंगा वो आपको रिप्लाई भी डालें कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों फटाफट आप कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी क्वेरी जरूर डालिए, और गुरुजी से कनेक्ट करने का एक सुनहरा मौका मैं आपको बहुत जल्दी देने वाला हूँ। कुछ व्यूअर्स को हम डायरेक्ट कांटेक्ट भी कराएंगे जिनके अच्छे कमेंट लगेंगे और जिनके क्वेश्चंस जेन्युइन होंगे। ये बनियान जानने वाला अगर क्वेश्चन आया तो हम नहीं कनेक्ट कराएंगे। अगर कुछ अच्छे कमेंट्स होंगे जिनकी जेन्युइन क्वेरीज होगी तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी भी गुरुजी से दिलवाएंगे। गुरुजी प्लीज, हाँ कुछ लोगों को देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा पॉडकास्ट, और हम इसके बाद एक और नया पॉडकास्ट लेके आने वाले हैं गुरुजी के साथ, जिसके अंदर हम कुंडलियां पढ़ना सिखाने वाले हैं, और वो भी आसान भाषा में। भाई मैं सीए हूं, मुझे नहीं आती कुंडली पढ़नी, मैं तो दिमाग खा जाऊंगा पूछ पूछ के, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो मजे आएंगे भाई। उस पॉडकास्ट को अगर आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी रिलीज हो तो फटाफट कमेंट करो कि आपकी क्या क्या क्वेरीज हैं कुंडलियों को जानने के अंदर। हम उन क्वेश्चंस को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे उस पॉडकास्ट में। आशा करता हूं आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आप ऐसे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम नया नया कंटेंट आप तक लाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।